ये कहानी है रतनगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अमृता और विदिशा की। जहां अमृता एक गरीब किसान जगदीश की बेटी थी, तो वहीं विदिशा गांव के बड़े जमींदार प्रताप सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अमृता। कॉलेज वालों ने तो दिल ही खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियाँ खुलकर हंसी मजाक करती थी। आज वो कॉलेज भी छूट गया और एक दिन हमारी हथेलियाँ भी एक दूसरे से छूट जाएंगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराये प्रदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली की शादी की बात अमृता के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोरी अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। विदिशा के कहने पर अमृता कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहां दोनों सहेलियां बहुत सारी बातें करती हैं। तभी विदिशा की माँ कला गुस्से में कहती है, अमृता, आज यही जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरी अम्मा पिताजी परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा विदिशा, अब मैं चलती हूँ। अरे ठहर जरा, मेरा ड्राइवर तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अमृता घर चली जाती है, जहाँ घर के बाहर अमृता की माँ लालटेन लिए उसका इंतजार कर रही थी। घर की छत पर चढ़ी फूस की छत और बांस का बना दरवाजा और घर के एक कोने में बना मिट्टी का चूल्हा, साथ ही जमीन पर बिछा फूलों का चादर चीख चीख कर उसके घर की घंघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी विमला अमृता को झाड़ते हुए कहती है, अमृता, ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में शाम ढल गई? वो माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तो दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली के साथ घूमना फिरना तुझे शोभा नहीं देता। जवान बेटी का इतनी देर शाम तक घूमना फिरना ठीक नहीं है। अरे विमला, विदिशा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? विदिशा प्रताप सिंह जैसे बड़े जमींदार की बेटी है और अमृता हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ, उनके खेतों में काम करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अमृता का विदिशा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी बढ़ानी होगी, क्योंकि एक दिन इसको शादी करके विदिशा से अलग ही होना है। माँ की कही बातों ने अमृता को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अमृता ने उस बात को रात भर सोचा समझा, जिसके बाद दोनों सहेलियों की दोस्ती के बीच में मन ही मन अमीरी गरीबी की दीवार ढल गई। अमृता विदिशा से दूर दूर रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन बोलती रहती थी। अमृता का घर न आना विदिशा को खटकने लगा और वो अमृता से मिलने उसके घर आ पहुँची। अरे विदिशा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते जगदीश काका, अमृता कहाँ पर है? अमृता बिटिया गाय को घास खिला रही है। विदिशा झट से अमृता के पास आती है और उससे कहती है, अमृता की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। आजमगढ़ का कोई जमींदार है, उसके पास कई सारी कोठियाँ और बहुत सारी जमीनें हैं। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगा। कल सगाई का फंक्शन है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू नहीं आएगी मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन प्रताप सिंह के बड़े से घर में उनकी बेटी की सगाई की शहनाई बज रही थी। अमृता हरे रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुंचती है।
आ गई तू, ये ले जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली मेकअप कर देगी। अमृता थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, अरे विदिशा, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तो नजर और निशाने की बात छोड़कर झटपट से जाकर तैयार हो, समझी? अगले ही पल अमृता तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है, जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से विदिशा की सगाई कुणाल से होने लगती है। विदिशा बेटी, कुणाल को अंगूठी पहनाओ। अरे अमृता, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अमृता के मना करने के बाद भी विदिशा उसकी एक नहीं सुनती और हाथ खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंकित की नजर अमृता पर पड़ते ही थम जाती है और विदिशा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, प्लीज मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंकित को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हों। विदिशा ने अपनी आँखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। अमृता अंकित पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कुछ देर बाद अंकित विदिशा के पास आता है और कुछ फुसफुसाता है। विदिशा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रही हैं, वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से है। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ? हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ और पिताजी से बात करूँगा। अंकित के जवाब से विदिशा के मन में बंधी आस की डोर और मजबूत हो जाती है और वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। विदिशा, ये नहीं हो सकता, तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहते हुए अमृता रोते हुए घर की तरफ चल पड़ती है, मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली की सोच से बाहर था। दूसरे दिन विदिशा अपनी होने वाली सास लाजवंती और ससुर के साथ शादी का शगुन लेकर अमृता के घर आती है। विमला और जगदीश के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। अंदर आने को नहीं कहोगे जगदीश भाई साहब? अरे आइए ना, आइए मालकिन। मालकिन कहकर हमें रुस्वा न कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंकित के दिल में घर कर गई है अमृता। मगर मालकिन, हम तो आप लोगों के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हाँ, सही कहा तुमने जगदीश, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अमृता और विदिशा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अमृता, मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंकित पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली के पूछने पर अमृता पलकें झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है और अमृता खुश मन से कहती है, विदिशा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसे फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भली परवरिश का ही नतीजा है कि विदिशा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की इतनी प्यारी जोड़ियाँ। जा अमृता बिटिया, जा,
अपनी अम्मा की कही बात को दिल से मिटा देना बिटिया। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहा था। मगर इस गरीब सहेली ने कहाँ सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली उसकी सहेली के ससुराल विदा होगी। जादूपुर नाम के एक गांव में ज्योति नाम की एक विधवा औरत अपनी 2 साल की बच्ची के साथ रहती थी। ज्योति की जेठानी शीला एक नंबर की जालिम औरत थी। वो ज्योति को बहुत मारती थी। फिर एक दिन शीला ज्योति को पैसे देकर उससे बाजार से सामान लाने के लिए कहती है। फिर ज्योति बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर ले आती है। लेकिन जब वो घर लौट रही थी, तभी अचानक एक चोर ज्योति के हाथ से सामान की थैली छीनकर भागने लगता है। ज्योति अपनी बच्ची को गोद में लिए चोर का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ वो चोर भागकर वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। उसके बाद ज्योति दुखी होकर वापस अपने घर लौट जाती है। क्यों रे ज्योति, इतनी देर से कहाँ थी? ला जल्दी से सामान दे मुझे। ज्योति शीला को चोर के बारे में बताकर रोने लगती है। तुझे क्या लगता है, तू मुझे इस तरह की झूठी कहानी सुनाएगी और मैं तेरी बात पर यकीन कर लूंगी? नहीं नहीं दीदी, मेरी बच्ची की कसम, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करिए। लगता है तूने सारे पैसे कहीं छुपा दिए हैं और मेरे सामने आकर नाटक कर रही है, लेकिन मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगी। मुझे मेरे पैसे दे या फिर सारा सामान ला कर दे, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। उसके बाद ज्योति मजबूर होकर अपनी बच्ची के साथ घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो बाजार पहुंचकर दुकान वाले से विनती करने लगती है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें बिना पैसों के सामान दे दूँ। चलो निकलो यहाँ से। फिर ज्योति दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए ज्योति अपनी बच्ची को लेकर एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। उत्सुकतावर ज्योति रोशनी की तरफ जाने लगती है। तभी ज्योति को एक बड़ी सी चेरी दिखाई देती है। उस चेरी के चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। अरे बाप रे, यहाँ तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। ज्योति जैसे ही एक सोने के सिक्के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी उस चेरी के अंदर से एक डंडा बाहर निकलकर ज्योति को मारने लगता है। खबरदार, अगर तूने एक भी सोने का सिक्का उठाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चल भाग यहाँ से। देखो, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी जेठानी मुझ पर और मेरी बच्ची पर रोज जुल्म करती है। दया करके मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं अपनी बच्ची के साथ कहीं जाकर सुकून से रह सकूं। नहीं नहीं, मैं तुझे एक भी सोने का सिक्का नहीं दूंगी। जल्दी से निकल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अचानक आसमान से 2 परियां जमीन पर उतर आती हैं। उन्हें देख चेरी बुरी तरह घबरा जाती है। अरे, ये दोनों परियां यहाँ कैसे आ गईं? सुन औरत, तू जल्दी से मुझे छुपा ले, वरना ये दोनों परियां मुझे पकड़ कर ले जाएंगी।
जल्दी कर, इन परियों के जाने के बाद मैं तुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनते ही ज्योति खुश हो जाती है और फौरन उस चेरी को छुपा लेती है। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो दोनों परियां हवा में उड़ती हुई वापस आसमान में चली जाती हैं। ये देख ज्योति चेरी को अपने पल्लू से बाहर निकालकर जमीन पर रख देती है। देखो, वो दोनों परियां यहाँ से जा चुकी हैं। तो तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अब तू भी चली जा यहाँ से। मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। मैं तुझे कोई सोने के सिक्के नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से। चेरी की ये बात सुनकर ज्योति को बहुत दुख होता है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर वही परियां फिर से ज्योति को दिखाई देती हैं। पता नहीं वो दुष्ट चेरी कहाँ छुप कर बैठी है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो वो पता नहीं और कितनी परियों की जान ले लेगी। ये सुनकर ज्योति चौंक जाती है और उसे चेरी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो तुरंत दोनों परियों को उस चेरी के पास ले जाती है। दोनों परियों को देख चेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस चेरी को रस्सियों से बांध देती हैं। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम के तौर पर तुम जमीन पर पड़े सारे सोने के सिक्के उठा लो। उसके बाद वो दोनों परियां चेरी को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। फिर ज्योति जमीन पर पड़े सारे सोने के सिक्के समेट लेती है। फिर उस दिन के बाद से ज्योति अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर चली जाती है और वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है। उसी शहर में दीपक नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का रहता था। एक दिन दीपक पार्क में घूमने जाता है। उसी पार्क में ज्योति भी अपनी बेटी को लेकर घूमने आई हुई थी। तभी अचानक दीपक की नजर ज्योति पर पड़ती है और उसे पहली ही नजर में ज्योति से प्यार हो जाता है। फिर वो ज्योति के पास जाता है और उससे कहता है, सुनिए, आपका नाम क्या है? आप इस शहर में नई लगती हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं कुछ ही दिनों पहले इस शहर में आई हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम दीपक है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे पहली ही नजर में आपसे प्यार हो गया। क्या आप मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे पति का 1 साल पहले ही देहांत हो गया था और मेरी 1-2 साल की बेटी भी है। क्या आप ये सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करेंगे? हाँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर भी आपसे शादी करूँगा। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना? क्या अब आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में वीरेंद्र और ईशानी नाम के 2 भाई बहन साथ में रहते थे। वीरेंद्र और ईशानी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वीरेंद्र दिन रात काम करता, तब जाकर उन्हें एक समय का खाना मिलता था। जैसे तैसे वीरेंद्र ने अपनी बहन ईशानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो शहर के एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। उसी कॉलेज में ईशानी की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से हुई। ऋषि एक बहुत ही नेक और हैंडसम लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई।
ईशानी, हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशानी, और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, पर क्या ईशानी, तुम चुप क्यों हो गई? ऋषि, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और तुम एक अमीर घर से हो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। मैं तुम्हारे भाई से भी बात कर लूंगा, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। अगले दिन ऋषि अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ ईशानी भी वीरेंद्र को ऋषि के बारे में बता देती है, और वीरेंद्र भी ईशानी और ऋषि की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और शादी का मुहूर्त तय किया जाता है, और सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। ईशानी अब अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ईशानी के ससुराल में उसका पति ऋषि, उसकी सास और एक छोटी नंद शालू रहती थी। ईशानी के ससुराल में ईशानी के काम से सब लोग काफी खुश रहते थे। बस उसकी नंद शालू थोड़ी नकचड़ी थी। वो ईशानी को उसकी गरीबी के लिए ताना मारा करती थी। एक दिन ईशानी अपने भाई वीरेंद्र से फोन पर बातचीत कर रही होती है। हेलो भैया, कल रक्षाबंधन है, आप आओगे ना यहाँ? हाँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूँगी आपका। अरे, कर ली भाभी अपने फटीचर भाई से बात? कल तो रक्षाबंधन है ना, कुछ तोहफा लेकर आएगा वो तुम्हारे लिए, या खाली हाथ ही आ जाएगा? मेरा भाई रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। समय तो हो गया है, और देर करूँगा तो ईशानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ लेकर भी जाना चाहिए। क्या ले जाऊँ? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो देखता हूँ। वीरेंद्र अपने घर से ईशानी के ससुराल के लिए निकल जाता है। उधर ईशानी हाथ में थाली और राखी लेकर अपने भाई वीरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। उतनी देर में उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? बहन, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब तू लड़ना बंद कर और मुझे राखी बांध दे। ठीक है भैया, ये लो। ये ले बहन, तेरा तोहफा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या खाक सुंदर है, ये तो मुझे 200-300 रुपए की कोई लोकल चूड़ियाँ लग रही हैं। क्या भाभी, ये भी कोई तोहफा है? अरे तोहफा तो मेरे भाई ने मुझको दिया है। ये देखो, सोने की बालियाँ हैं, सोने की। और आपके फटीचर भाई ने ये नकली चूड़ियाँ आपको दी हैं। अरे ऐसी चूड़ियाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तोहफे का ज्यादा मोल नहीं है, लेकिन ईशानी, मैं तेरा भाई होने के नाते तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। ये सब तो बस बहाने हैं। शालू, ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? वीरेंद्र भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इसे माफ कर दो। इसको पता नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। हमारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं ऋषि, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा ईशानी, अब मैं चलता हूँ। भैया, थोड़ी देर और रुक जाते, अभी अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। अरे ईशानी, जब भैया कह रहे हैं जाने को तो जाने दो उनको, वो कभी और आ जाएंगे। अभी तो हमें भी मंदिर जाना है, भूल गई तुम? जंगल का रास्ता है वो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सबसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि, ईशानी और शालू मंदिर के लिए निकलते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं।
लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उनकी गाड़ी उस घने जंगल को पार कर ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ डाकू घेर लेते हैं और उनकी तरफ बंदूक तानकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? ये बंदूक है, बंदूक। चल फटाफट उतर। और तू सुन क्या रही है? चल तू अपना मंगलसूत्र उतार। और तू कान की बाली उतार फटाफट, नहीं तो यही मार दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओए, जो मांग रहा हूँ फटाफट दे दे, वरना तेरी राम कहानी यही खत्म कर दूंगा। भाग्यपूर्वक उसी जंगल से वीरेंद्र भी गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उन डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने ईशानी, शालू और ऋषि को पकड़ रखा था। ये देख वीरेंद्र चौंक जाता है। फिर वीरेंद्र तुरंत उनको बचाने के लिए डाकुओं की तरफ भागता है और उन डाकुओं से भिड़ जाता है। ओ आए, अरे बचाओ हमें, अरे छोड़ो हमें, अरे बाप रे, भागो यहाँ से। उसके बाद वो डाकू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वीरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन दोनों डाकुओं को भी वहाँ से खदेड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। भैया, आज आपने तो हमारी जान बचा ली। अगर आज आप न आते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं कैसे नहीं आता? मैंने तुझको वचन दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। मुझे वो वचन तो निभाना ही था। भैया, आप तो घर के लिए काफी पहले निकल चुके थे, फिर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे पता है। भैया पैदल ही घर जा रहे थे। क्या पैदल? पर क्यों? क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। मुझे चूड़ियाँ देने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शालू, भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें सोने की बालियाँ दी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी सारी जमा पूंजी ही मुझे दे दी। अब बताओ किसका तोहफा ज्यादा कीमती है? भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं सब कुछ पैसों से तौल रही थी, जबकि रक्षाबंधन का मतलब ये है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। अब आगे से कभी भी मैं पैसों को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाभी। चल थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुझे अकल तो आई। फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं।